पूरी दुनिया के लोगों का मशीनीकरण होने वाला है। जिसके पास जो गाड़ी होगी वो उसी में बदल जाएगा और गाड़ी की हालत के हिसाब से उसकी किस्मत तय होगी। कोई स्पोर्ट्स कार बनेगा तो कोई ऑफ रोडर, और सभी जानवर भी पूरी तरह धातु के बन जाएंगे और इंसानों को देखते ही काटने लगेंगे। गरीब होने की वजह से मैं सिर्फ एक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी बना। 10 साल तक मैंने किसी तरह जान बचाई। ढेर सारे धातु के जानवरों के हमलों से बचता रहा, लेकिन कमजोर शुरुआत के कारण आखिरकार मैं एक बड़े ट्रक के हाथों मारा गया। अब मैं अपनी यादों के साथ उस दिन से एक दिन पहले वापस आ गया हूं जब यह मशीनीकरण होना था। इसलिए मैं तुरंत अपनी सारी बचत लेकर भारी ट्रक बेचने वाली जगह पर पहुंचा। सेल्समैन ने मुझे देखते ही अंदर बुलाया। मेरी नजर एक कोने में खड़ी भारी ट्रक पर टिक गई। लाल रंग की बॉडी, 4 मीटर ऊंची, 12 मीटर लंबी, टायर आगे 4 पीछे 8, हर एक लगभग इंसान की ऊंचाई के बराबर। बस एक नजर देखकर ही बहुत ताकत का एहसास हो रहा था। मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। वाह, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये हमारा नया ब्रांड बालोंग है। 8 सिलेंडर का इंजन, गाड़ी का वजन 10 टन, 33-40 टन आसानी से खींच लेगी। टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। कीमत 68 लाख। न्यूनतम डाउन पेमेंट 16 लाख। ठीक है, ये लो। सेल्समैन तुरंत मेरे लिए कागजी कार्रवाई करने भागा और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। बस कल मशीनीकरण होते ही मैं मशीनी इंसान बन जाऊंगा। फिर क्या एम ही चुकानी है। गाड़ी लेकर मैं तुरंत वर्कशॉप पहुंचा। सर, एक तलवार वेल्ड कर दो, 8 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, एक तरफ से पैना कर देना, आज ही चाहिए। मालिक ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर सीधे 30,000 रुपये दे मारे। मालिक का मूड तुरंत बदला। आज ही बना दूंगा। फिर वो लग गया। रात 10 बजे तक काम खत्म हुआ। तलवार का वजन 800 किलो थी, शक्ल बड़े चाकू जैसी, तलवार सीधी, सिरा तिरछा कटा हुआ। मैंने तलवार गाड़ी के पीछे रखी, पेट भर खाना खाया, फिर गाड़ी में लेट गया और सो गया। बस मशीनीकरण का इंतजार कर रहा था। सपने में मुझे लगा जैसे मेरा शरीर नीचे धंस रहा है, अंधेरे में गिर रहा हूं, हाथ पैर हिल नहीं रहे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। पता नहीं कितनी देर बीती। मैंने आंख खोली तो सुनाई दिया चरमराने की आवाज। नीचे देखा तो मैं एक भारी ट्रक का राजा बन चुका था। सच में इंसान और गाड़ी एक हो गए थे, मैं ही गाड़ी थी। फिर मैंने मन ही मन आज्ञा दी, पहिए घूमने लगे, ब्रेक, हेडलाइट, ये सब बस इशारे से होने लगा। बालोंग ने मशीनी आवाज निकाली। कुछ ही सेकंड में मैं एक ट्रक से सीधा एक रोबोट में बदल गया। पूरा शरीर नया लाल, पीठ पर लंबी तलवार। यह है ताकत। बेचारा, पिछली बार तो मैं बस एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी था, कभी ताकत का एहसास ही नहीं हुआ। अब मेरा खून उबल रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूं। मेरा शरीर 5 मंजिल के बराबर ऊंचा था, फिर भी चलने फिरने में कोई भारीपन नहीं था। जैसे ही मैं अपने शरीर को ढाल रहा था, मैंने दूर से मदद की पुकार सुनी। आसपास के दूसरे मशीनी इंसान भी जागने लगे थे और बदले हुए धातु के जानवर भी आने लगे थे। घरों के पालतू कुत्तों का साइज 2 गुना हो गया था। पूरे शरीर पर धातु छड़ी हुई थी। वो अपनों को भी नहीं पहचानते थे, बस देखते ही इंसानों पर हमला करते थे। कांगलोंग साम्राज्य में 10 अरब इंसान थे। औसतन हर 5 लोगों के परिवार के पास एक गाड़ी थी, यानी कि मशीनी इंसान कम से कम 2 अरब थे। बाकी 8 अरब अभी भी साधारण इंसान थे। लेकिन जानवरों की संख्या कोई गिन नहीं सकता था। लेकिन यह तय था कि उनकी संख्या मशीनी इंसानों से 100,000 बल्कि 1000 गुना ज्यादा थी। उस वक्त आसपास के कई मशीनी इंसान अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे और रास्ते में मिलने वाले धातु के जानवरों से लड़ने लगे। मैंने मुड़कर देखा, 1-2 मीटर लंबा, एक हाथ वाला मशीनी इंसान। लग रहा था यह तिपहिया साइकिल था। वो तिपहिया एक टांग से कुत्ते के साथ लड़ रहा था। आग के चिंगारियां में उड़ रही थीं। लग रहा था मरने वाला है। मैंने तुरंत अपने ट्रक का रूप लिया और पूरी स्पीड से दौड़ाया। वो 1 मीटर ऊंचा धातु का कुत्ता मेरे नीचे आकर 2 टुकड़ों में कट गया। तिपहिया के नीचे दबे इंसान के सिर से पसीना टपक रहा था। भाई शुक्रिया, ये जगह सुरक्षित नहीं है, जल्दी यहां से चले जाओ। ये कहते हुए मैं फिर से बदला, 15 मीटर ऊंचा रोबोट। फिर मैंने जमीन पर पड़े धातु के कुत्ते की छाती से एक हरा क्रिस्टल निकाला। यह धातु के कुत्ते की ताकत का स्रोत था, जिसने उसके दिल की जगह ले ली थी, और साथ ही यही मशीनी इंसानों के विकास का एकमात्र तरीका था, क्रिस्टल खाकर अपने शरीर को मजबूत बनाना। यह बात जल्द ही सबको पता चल जाएगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी। मैं तुरंत शहर के केंद्र की ओर बढ़ा, क्योंकि वहां एक चिड़ियाघर था जहां बहुत सारे बड़े जानवर थे। शहर के केंद्र से थोड़ी दूर पुराने मोहल्ले के मोड़ पर मैंने अचानक देखा 2 मीटर से भी ऊंचे धातु के भेड़ियों का एक झुंड और उनसे लड़ते हुए 20 से ज्यादा मशीनी इंसान। 7-8 धातु के भेड़िए थे। मैंने तुरंत युद्ध के मूड में आकर उनकी तरफ दौड़ लगाई।
मेरा विशाल शरीर और क्रूर अंदाज देखकर बाकी मशीनी इंसान समझ गए कि असली हिंसा क्या होती है। 3 मिनट भी नहीं लगे, सातों भेड़िए मर चुके थे। मैंने भेड़ियों की ताकत के क्रिस्टल निकाले और निगल लिए। शरीर में गर्मी दौड़ गई। मुझे लगा मैं और मजबूत हो गया हूं और मेरी त्वचा भी सख्त हो गई। लगभग 10 मिनट बाद मैं शहर के केंद्र में पहुंचा। एक नजर देखते ही बस मशीनी इंसानों और धातु के जानवरों के मरे हुए शरीर ही दिखे। बाघ, भालू, हाथी, ये सब बड़े जानवर वहां थे। मशीनी इंसानों की तरफ पीले रंग की एक टीम थी जिसमें 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे भारी ट्रक थे। कुछ के हाथों की जगह ड्रिल थी तो कुछ के पास बहुत बड़ी मुट्ठियां थीं। सबसे आकर्षक था एक 20 मीटर ऊंचा पीला राक्षस। वो एक डंपर था। इस शहर में इतनी महंगी गाड़ी खरीदने वाला कौन हो सकता है, मैं समझ गया था। ये था हुआंग क्वान, जिसे बाद में जमीन का योद्धा कहा जाने लगा। सच में बहुत बड़ा सहारा था। ये मौका नहीं छोड़ना था। उसे लड़ते देख एक 7-8 मीटर लंबे मगरमच्छ से मैंने तुरंत तलवार निकाली और झपट्टा मारा। भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सफेद रोशनी की एक लहर के साथ मगरमच्छ 4-5 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने से पहले ही हुआंग क्वान ने एक लाल परछाई को उछलते देखा और फिर कुछ ही मुक्कों में मगरमच्छ का पेट फाड़ डाला और उसमें से कुछ निकाल कर खा लिया। बड़ी कमाई हो गई, मुट्ठी भर का क्रिस्टल मिल गया। मैंने संतुष्टि से अपना पेट सहलाया। मेरे शरीर का रंग और भी चमकीला हो गया। ये क्रिस्टल उन भेड़ियों से भी बड़ा था। हुआंग क्वान ने देखा कि नया आदमी बहुत जबरदस्त है तो बोला, पहले बाकी धातु के जानवरों को खत्म कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। मैं भी लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन मैं असल में लड़ना नहीं चाहता था। उस समय केवल मुझे पता था कि क्रिस्टल खाने से ताकत बढ़ती है। मैं यहां आने से पहले ये लोग पहले से ही धातु के जानवरों से लड़ रहे थे और जमीन पर 8-10 बड़े जानवरों की लाशें पड़ी थीं। फायदा उठाना है तो उठाओ। शुक्रिया भाइयों, मैं इन्हें खाकर आया, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने एक एक करके सारे क्रिस्टल निकाले और सब निगल लिए। मेरे शरीर में फिर से बदलाव आया। लाल रंग और गहरा हो गया। पहले से खुले छोटे छोटे पुर्जे सब गायब हो गए। पूरा शरीर और सीधा और क्रूर लगने लगा। भाइयों, मैं आ गया। एक ही झपट्टे में मुक्के के साथ हवा में धमाका हुआ और जोरदार मुक्का हाथी पर लगा। 10 टन वजनी हाथी इस एक मुक्के से गिर पड़ा। हुआंग क्वान ने यह देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्या देख रहे हो, दिल पर मारो। हुआंग क्वान अभी होश में नहीं आया था कि मैं फिर से जी जान से लड़ने लगा। हाथी के शरीर पर मुक्कों के निशान बढ़ते जा रहे थे। तलवार के निशानों ने उसके दांत तक काट डाले थे। हुआंग क्वान ने हाथी की छाती पर 10 मुक्के मारे। लगभग फाड़ ही दिया था कि मैंने पीछे से तलवार घोंप दी। पहले दूसरों की मदद करो, ये मुझ पर छोड़ दो। कहते ही मैंने एक मुक्के से हाथी का दिल फाड़ा और क्रिस्टल निकालकर 1 सेकंड में निगल लिया। एक और बड़ी उन्नति। फिर बिना कुछ कहे मैं अगली जंग की तरफ बढ़ गया। पिछले जन्म में मशीनी इंसानों को क्रिस्टल का फायदा पता चला था 1 महीने बाद, इसलिए मैंने तय किया कि एक एक करके हुआंग क्वान की टीम से फायदा उठाऊंगा। इस आपदा में जो गाड़ी होती है वही ताकत तय करती है। साइकिल चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाए, आखिर कितना ही ताकतवर हो सकता है। मेरा भारी ट्रक पहले से ही सबसे ऊपर की टीम में था। आम गाड़ियां चाहे कितनी भी बदल लें, वो मेरी शुरुआत के भी बराबर नहीं हो सकती। लेकिन हुआंग क्वान के सामने तो मैं कुछ भी नहीं था। वो कितना ज्यादा ताकतवर था। सैकड़ों टन वजनी डंपर, उसके एक मुक्के को कौन झेल पाता। वो तो ताकत के शिखर पर था। पूरी दुनिया में कुछ ही उसके बराबर थे। बाद में और मजबूत होगा तो फिर उससे कौन भिड़ पाएगा। आधे घंटे बाद जंग खत्म हुई। हुआंग क्वान चिल्लाया, भाइयों पीछे हटो। मैंने कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं पीछे संभालूंगा। हुआंग क्वान मेरी बात सुनकर बहुत पिघल गया। अच्छा भाई, अपना ख्याल रखना, हम तुमसे आगे मिलेंगे। हुआंग क्वान अपनी टूटी फूटी टीम लेकर चला गया और मैं तुरंत अपनी असली नीयत पर आ गया। धातु के जानवर तो मर चुके थे, लेकिन कई लाशें पड़ी थीं जिन्हें मैंने अभी नहीं लूटा था। मैंने जंग का मैदान साफ किया। क्रिस्टल निगलने के बाद मेरे शरीर पर नक्काशी और भी बारीक हो गई। छाती पर जैसे कोई आकृति उभरने लगी थी। दूसरी बार विकास पूरा हुआ। मेरा रोबोट और भी निखर गया। पैरों के पीछे के टायर गायब हो गए थे, उनकी जगह लाल धातु ने ले ली थी। सिर पर चेहरे की बनावट आने लगी थी, मांसपेशियां उभरी हुई थीं, शरीर में कमर भी आ गई थी और ताकत भी काफी बढ़ गई थी। लेकिन ये अभी काफी नहीं था। पिछले जन्म में असली मशीनी योद्धा बनने के लिए कम से कम 5 बार विकास करना पड़ता था, तब जाकर इस आपदा में किसी तरह जीवित रह सकते थे। जब तक जानकारी का अंतर है तब तक विकास में तेजी लानी है और असली योद्धा बनना है। फिर मैं ट्रक में बदल गया। पूरी स्पीड से हुआंग क्वान की टीम के पीछे भागा। ये बड़ा सहारा, इसके उन मतलब मैं आसानी से नहीं छोड़ सकता था।
उनसे मिलकर मैंने देखा कि वहां का माहौल काफी अजीब था। हुआंग क्वान के अलावा बाकी सब उदास थे। उनकी बातों से पता चला कि हुआंग क्वान अपने एक दोस्त को बचाने जाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों में से कोई नहीं जाना चाहता था। अभी जो लड़ाई हुई थी वो कितनी भयंकर थी, ये सबने देखा था। हुआंग सर, हम नहीं लड़ रहे, हमारे ऊपर बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, हम जोखिम नहीं ले सकते। हुआंग क्वान के मन में थोड़ी घबराहट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, हर कोई 50,000 और मरने पर 1 लाख। मैं कैसा आदमी हूं ये तुम सब जानते हो। ये पैसे तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे। माफ करना हुआंग सर, हम तुम्हारे साथ जोखिम नहीं ले सकते। वो राक्षस बहुत खतरनाक है, मुझे डर लगता है। जो पैसे देने का वादा किया था वो भी नहीं चाहिए। भले ही मेरा घर अमीर नहीं है, लेकिन अब मैं ये रूप ले चुका हूं, थोड़े पैसे तो कमा ही लूंगा। ये बात सुनकर बाकी हुआंग क्वान के साथियों के भी मन में अचानक बदलाव आया। हाँ, अब तो वो खुद मशीनी इंसान बन गए हैं। चाहे एक दिन की ढुलाई कर लें, कितना ही कमा लेंगे। हुआंग क्वान निराश होकर सिर झुकाए खड़ा था तो मैं आगे बढ़ा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच में? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो? हुआंग क्वान ने शुक्रिया कहा, मगर मेरे मन में अपनी हिसाब किताब चल रही थी। पिछले जन्म में हुआंग क्वान को चिंगझोउ जाते समय एक बेहतरीन शस्त्र मिला था, एक बेहद गर्म तलवार। इसी तलवार के दम पर वो अपनी श्रेणी में अजेय था और ऊपर के स्तर से भी लड़ सकता था। अगर मैं ये तलवार पहले ही हासिल कर लूं तो इस जन्म में मेरी कहानी अलग होगी। लेकिन हम 2 कदम भी नहीं चले थे कि हुआंग क्वान को भूख लगने लगी। उसने अभी अभी लड़ाई लड़ी थी। उसने कुछ सोचा, फिर बोला, अब तो मशीनी इंसान बन गए हैं तो पेट्रोल से ही पेट भरेगा। उसने बिना कुछ सोचे मुझे पेट्रोल पंप पर खींच लिया और 98 ऑक्टेन पेट्रोल की बाल्टी उठाकर पी गया। नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट में पानी ही गड़गड़ा रहा है। ये देखकर मेरी मांसपेशियां भी मुस्कुरा उठी। मैंने कहा, शायद पच नहीं रहा है, थोड़ी कसरत करनी चाहिए। उसी वक्त दूर से कुछ धातु के मुर्गे दौड़ते हुए आए। ये धातु बने जानवर जैसे ही किसी मशीनी इंसान को देखते आंखें लाल करके झपटते। 1 मीटर लंबा मुर्गा हुआंग क्वान ने मक्खी की तरह पटक कर मार डाला। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद मुर्गे का मांस खाने से पेट भर सकता है। फिर मैंने एक मुर्गा उठाकर उसके धातु के हिस्से फाड़ने शुरू कर दिए। हुआंग क्वान ने कोई चारा न देखकर मुर्गे के धातु के दांतों से अपने दांत टूटने का जोखिम उठाकर उसे कुतरना शुरू कर दिया। पूरा मुर्गा खाने के बाद उसकी भूख थोड़ी कम हुई। वो मुझे ये खुशखबरी सुनाने ही वाला था कि उसने देखा मैंने तो सिर्फ मुर्गे की ताकत वाला क्रिस्टल निकाला था, बाकी धातु के हिस्से छुए तक नहीं थे। अगले ही पल होश में आकर हुआंग क्वान मुझे खूब गालियां देने लगा। मैं तुझ पर भरोसा करके बेवकूफ बन गया। तूने मुझे पेट्रोल पिलाया और अपने आप चुपके से सारे क्रिस्टल खा गया, इसीलिए तो तू इतना मोटा हो गया है। हुआंग क्वान ने ध्यान से देखा। सुबह में 15 मीटर था, बॉडी भी छोटी थी, बड़े बड़े पहिए बाहर झांक रहे थे। अब देखा तो 16 मीटर से ज्यादा, रंग ताजा, शरीर अच्छा बना हुआ था। मेरे शरीर पर गाड़ी के तत्व लगभग गायब हो चुके थे। पूरी तरह फिल्मों वाले रोबोट जैसा लग रहा था। सोचने की जरूरत नहीं थी, पता चल गया कि असली खाना क्रिस्टल ही है। हुआंग क्वान को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, क्या सभी धातु के जानवरों के पास ऐसा होता है? सिर्फ जानवर ही नहीं, हमारे पास भी होता है। ये क्रिस्टल जानवरों के दिल की तरह है, जो न सिर्फ उनकी रक्षा करता है बल्कि उनके शरीर को भी मजबूत बनाता है। और जितना ताकतवर जानवर उतना बड़ा क्रिस्टल। ये कहकर मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। बूढ़े हुआंग, ये राज जानने के बाद भी क्या तू मेरे साथ चलेगा? क्या बकवास कर रहा है? तूने मेरे बहुत सारे क्रिस्टल खा लिए, अब वापस लाने हैं तो भाग नहीं सकता। यह सुनकर मैं जोर से हंसा और आगे चलने लगा। मैं जानता था वो धोखा खाने से नहीं डरता, उसे डर है कि धोखा किस लिए खाया जा रहा है। अगर मैं बिना शर्त उसकी मदद करता रहा तो शायद वो और ज्यादा डरता। रास्ते में हुआंग क्वान ने विकास के बारे में बहुत कुछ पूछा और मैंने जो जानता था सब सच बताया। ये भी बताया कि 5 बार विकास के बाद शरीर पर बड़े काले निशान उभर आते हैं। मेरी छाती पर अब तक 5 में से 3 हिस्से उभर आए थे। ये देखकर हुआंग क्वान के मुंह से सट सी आवाज निकली। आपदा का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दोपहर के समय भी आसमान में काले बादल छाए रहते थे। कोई नहीं जानता था, जानवरों के अलावा बादल भी धातु के बन गए थे। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, पौधे नहीं जी सकते थे। तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में धरती का तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला जाएगा। बिजली चली जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, गर्मी का कोई साधन नहीं होगा, फसलें नहीं उगेंगी। खाना खत्म होने के बाद आम इंसान ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ये इतने भारी बादल क्यों नहीं गिरते, किसी को नहीं पता था। पिछले जन्म में किसी ने बादलों को छेद दिया था। दिन के समय तेज रोशनी में शहर धुंधला सा दिखता था, बस आसपास की चीजें दिख जाती थीं।
रात के समय तो हाथ को हाथ नहीं सूझता था। हमने अपनी हेडलाइटें जलाईं और रास्ता बढ़ा दिया। तभी दूर से एक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी निकली, जिस पर बैठा आदमी चिल्लाता हुआ हमारी तरफ भाग रहा था। उसके पीछे धातु के चूहों की एक पूरी सेना थी। ये आदमी था हुआंग क्वान का अच्छा दोस्त यांग फैन। हुआंग क्वान ने बढ़कर उसे पकड़ा और वहां से भागा। चूहों की इतनी बड़ी सेना से कोई भी बचता तो हैरानी थी। थोड़ी ही देर में हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। हमसे 50 मीटर पीछे चूहे अभी भी पीछा कर रहे थे। मैंने अपनी धातु की मुट्ठियां जमीन पर दे मारी। जमीन में गड्ढा बन गया और पेट्रोल फव्वारे की तरह उछलने लगा। हवा में पेट्रोल की बू आ रही थी। मैंने अपनी बड़ी तलवार निकाली और जोर से रगड़ा। तलवार जमीन पर घिसी। चिंगारी से पूरा पेट्रोल पंप आग लग गया। जबरदस्त गर्मी ने ज्यादातर चूहों को पिघला दिया। हम तीनों इसी तरह शहर से बाहर निकल पाए। चूहों से बचने के बाद मैंने अपना दरवाजा खोला और यांग फैन को अंदर बैठाया, फिर सीधा हाईवे पर चढ़ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने धीमी रफ्तार पकड़ी और हुआंग क्वान के बराबर में गाड़ी चलाई। रास्ते में बातें करते रहे। देखते देखते अंधेरा हो गया। सड़क के किनारे लोगों की परछाइयां बढ़ने लगीं। ये सब शहर से भागे हुए लोग थे। क्या हमें यहां आराम करना चाहिए? हुआंग क्वान ने मेरी तरफ देखकर पूछा। यहां तो पहाड़ ज्यादा हैं, शायद जानवर हों। 80 किलोमीटर आगे सर्विस स्टेशन है, वहां चलते हैं। करीब 1 घंटे में हम दूर से ही सर्विस स्टेशन देख सकते थे, जहां कई 100 लोग इकट्ठे थे। पता चला कि सर्विस स्टेशन के मालिक ने लूट मचा रखी थी। सारा खाना 10 गुना महंगा बेच रहा था। कोई और होता तो पीट पीट कर मार डालता, लेकिन मालिक एक ब्रेड वैन था और उसके पास 10 से ज्यादा ट्रकों वाले मशीनी इंसानों की टीम थी। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा, एक कर्मचारी आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, भाई, पेट्रोल भरवाना है या रुकना है? गाड़ी तो बिना नंबर की नहीं थी। देखकर उसके मन में बुरी नीयत जाग उठी। यांग फैन ने शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे अपनी घड़ी उतारी और उसे देते हुए कहा, यह घड़ी 1.5 करोड़ की है। हम 2 गाड़ियों का अच्छे से ख्याल रखना और जाते समय हमारे लिए एक गाड़ी खाना भर देना। लेकिन अगले ही पल उसने घड़ी अपनी जेब में डाल ली और बेगानेपन से कहने लगा कि यहां सिर्फ नकद चलती है। जब यांग फैन ने अपनी घड़ी वापस मांगी तो उसे धक्का दे दिया गया और वो चिल्लाने भी लगा। यांग फैन ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा था। वो हैरान रह गया। कर्मचारी की चीख के साथ ही कई मशीनी इंसान आ गए, ऊंचे ऊंचे 10 मीटर के करीब। सर्विस स्टेशन का मालिक तो और भी बेहुदा चिल्लाया, तुम लोग मेरी नई गाड़ी पर क्या कर रहे हो? जल्दी उतरो। साला, अब तो मुझे भी निगलने पर उतर आया था। एक भारी ट्रक आम ट्रक से कहीं ज्यादा कीमती होता है। 10 मीटर के मशीनी इंसानों से घिरकर यांग फैन ने डर से थूक निकला और मेरे पास आकर बोला, तुम ही मेरी मदद करो। इतनी बेइज्जती देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उठकर सीधे रोबोट का रूप ले लिया। 3 बार विकसित होने के बाद मेरी ऊंचाई 17 मीटर के करीब थी। मैंने ब्रेड वैन के छोटे से शरीर की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए पैर उठाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ब्रेड वैन का सिर उसकी छाती में धंस गया। उसकी दोनों टांगें टूट गईं। पल भर में वो रद्दी का ढेर बन गया। फिर मैंने दूसरे मशीनी इंसानों की तरफ देखा। वो बिना कुछ सोचे मुड़कर भागे। मैंने एक कदम बढ़ाकर 7-8 मीटर छलांग लगाई। कुछ ही सेकंड में उन्हें पकड़ लिया, एक मुक्का मारा। आखिरी वक्त में एक को कमर से तोड़ दिया। फिर भी 5 ने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रेड वैन के मालिक की मौत का बदला लेने की कसम खाई। सब एक साथ दौड़ पड़े। मैंने एक मुक्का, एक लात, एक घुटना मारा। 1 मिनट में सब खत्म। ये लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था। आसपास खड़े मशीनी इंसान दहशत में देख रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग जन्म से ही सबसे ऊपर होते हैं। अलग अलग गाड़ियों के बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा होता है। अगली सुबह सब लोग जमीन कांपने की आवाज से जागे। दूर से 10 टैंक धड़धड़ाते हुए आ रहे थे। उनके पीछे बंदूकें उठाए सेना के जवान थे। कुछ हजार जवानों के अलावा हजारों की संख्या में आम नागरिक भी थे। इतनी भीड़ थी कि पार नजर नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही मैंने हुआंग क्वान को पकड़ा और तुरंत भाग निकला। आपदा के शुरुआत में मशीनी इंसानों का राज नहीं था, बल्कि साम्राज्य का राज था। अगर रॉकेट लॉन्चर, टैंक और हेलीकॉप्टरों के सामने होते तो क्या तुम डरते नहीं? जब भी साम्राज्य को कोई मशीनी इंसान मिलता, वो उसे जबरदस्ती अपने अधीन कर लेता। आजादी चाहिए तो एंटी टैंक रॉकेट के बारे में सुनकर देखो। एक रॉकेट का धमाका हजारों डिग्री का होता है। शुरुआती मशीनी इंसानों को एक बार लग जाए तो उनके शरीर में छेद हो जाते हैं। दोपहर में हम बेलिंग माउंटेन पार्क के गेट पर पहुंचे। ये कभी एक मशहूर इको पार्क था, जहां तरह तरह के भेड़िए, तेंदुए, बाघ और बहुत से बड़े बड़े जानवर थे। पिछले जन्म की यादों के सहारे मुझे पता था कि इस पार्क के पास एक रिसर्च सेंटर छिपा है। यही वो जगह थी जहां पिछले जन्म में हुआंग क्वान को बेहद गर्म तलवार मिली थी। हुआंग क्वान तो पहले ही बेचैन हो रहा था। वो धातु के जानवरों का शिकार करना चाहता था।
वो सीधा झपटा और एक जानवर को पकड़कर जोर से फाड़ा। वो 2 टुकड़ों में बट गया और उसके भीतर से क्रिस्टल गिर गया। हुआंग क्वान ने झट से उठाकर मुंह में डाला और धीरे धीरे उस तकलीफ देह भूख का एहसास गायब होने लगा। जैसे जैसे हम बेलिंग माउंटेन पार्क के करीब पहुंचे, वैसे वैसे हमें ज्यादा से ज्यादा धातु के जानवर मिलने लगे। शेर, बाघ, हाथी। आखिरकार हुआंग क्वान भी थकने लगा। मुझे भी लड़ाई में कूदना पड़ा। हुआंग क्वान की ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी। वो मेरे जितना चुस्त नहीं था। दौड़ने में उसे फायदा नहीं था। उसी वक्त एक रिसर्च सेंटर के अंदर सफेद कोट पहने, चांदी जैसे बालों वाले एक बूढ़े आदमी थे। वो कंडेंस्ड मैटर अवस्था के क्षेत्र में वैज्ञानिक थे। ये तकनीक साम्राज्य द्वारा विशेष रूप से समर्थित थी और आने वाले समय में ये पूरी मानवता की दिशा बदलने वाली थी। पिछले जन्म में पूरी तरह से चेन लाओ पर निर्भर थे कि उन्होंने इस तकनीक को क्रिस्टल के साथ मिलाकर हथियार बनाए, जिससे आम लोग भी लड़ने लायक हो गए और धातु के जानवरों का सामना कर सके। कह सकते हैं कि उनके बिना साम्राज्य के मशीनी इंसानों के अलावा बाकी इंसान जीवित नहीं रह पाते। अचानक एक गोरे बालों वाला, नीली आंखों वाला विदेशी 70-80 लोगों को लेकर दरवाजा खोलकर बाहर भागा। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि चीखने की आवाज आई। धातु के भेड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ा, पल भर में उन्हें फाड़ डाला। वांग शियाओमिंग ने यह देखा तो तुरंत न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास का दरवाजा बंद कर दिया और बेहोशी में कुछ कदम पीछे हट गया। आपदा की शुरुआत में यह इलाका खतरे का केंद्र था। अब तो कई किलोमीटर के दायरे में कोई जीवित नहीं था। हर तरफ लाशें और मशीनी इंसानों के टुकड़े पड़े थे। अगर यहां न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास का दरवाजा ना होता तो ये लोग भी मर चुके होते। जब सब लोग अपने साथियों के धातु के जानवरों द्वारा टुकड़े टुकड़े होते देख रहे थे, तभी एक धातु का भेड़िया आसमान से गिरकर न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास के दरवाजे से जा टकराया। उसका शरीर मरोड़ खा गया था, कमर से टूटा हुआ था, बस कुछ धातु की हड्डियां जुड़ी हुई थीं। फिर लगातार कई धमाके हुए। रिसर्च सेंटर के सामने एक छोटा सा चौराहा था। सबने देखा कि एक विशाल लाल रोबोट बाहर लड़ रहा था। भेड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ रहा था, लेकिन वो एक एक मुक्के में भेड़ियों को मार रहा था। जमीन पर हर जगह गड्ढे थे। कुछ ही मिनटों में हर तरफ धातु के जानवरों की लाशें बिछ गईं। भेड़ियों का झुंड खत्म करके मैं हांफता हुआ रिसर्च सेंटर के पास आया और जोर से चिल्लाया, अंदर कोई जीवित है? दरवाजा खुला और लोग बाहर भागे। मैंने भीड़ में नजर दौड़ाकर कहा, कौन है चेन लाओ प्रोफेसर? एक बूढ़े आदमी ने हैरानी से आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। मैंने साफ शब्दों में कहा, समय कम है, मैं सीधा बात करता हूं। मेरे पास कंडेंस्ड मैटर तकनीक को बेहतर बनाने का तरीका है। ये पूरा इलाका धातु के जानवरों से भरा है। मैं तुम्हें लड़ाकू बनाकर नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं समय समय पर तुम्हारे लिए खाना ला सकता हूं, जब तक साम्राज्य तुम्हें बचाने नहीं आ जाता। ये सुनकर वांग शियाओमिंग ने ठंडे दिमाग से कहा, बदले में तुम क्या चाहते हो? साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और बदले में तुम मेरे लिए एक हथियार बनाओगे। यकीन मानो ये हथियार तुम बना सकते हो। पिछले जन्म में हुआंग क्वान यहां से गुजरा था और उसने इनकी मदद की थी। बीच में कुछ धातु के जानवर पकड़कर उन्हें रिसर्च के लिए दिए थे। क्रिस्टल की वजह से चेन लाओ की तकनीक में उन्नति हुई थी और इसी तकनीक का उपयोग करके उन्होंने उसके लिए एक लंबी तलवार बनाई थी, जिसका नाम था यानमो, एक अत्यधिक गर्म तलवार। हुआंग क्वान का कद बहुत बड़ा था, लेकिन पूरे देश में उससे ऊंचे मशीनी इंसान कम नहीं थे। वो दूसरों पर हावी होकर जमीन का योद्धा बन सका। इसका बड़ा कारण यही तलवार थी। पिछले जन्म में मैंने उसे आसानी से एक वयस्क धातु के जानवर को 2 हिस्सों में काटते देखा था। इसकी कीमत और सामग्री इतनी महंगी थी कि पूरी दुनिया में मुश्किल से ही ये बन पाती थी। भविष्य में और बड़े दुश्मनों से लड़ने के लिए मुझे ये बेहतरीन हथियार हासिल करना ही था। कुछ पल सोचने के बाद चेन लाओ ने कहा, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुम कह रहे हो तो मैं मानता हूं। मैंने तुरंत सिर हिलाया, यांग सांड को वहां रोक दिया और अपने कुछ कीमती पटाखे निकाल दिए। फिर लड़ाई में लगे हुआंग क्वान की तरफ मुड़कर चिल्लाया, एक धातु का जानवर यहां फेंक दे। हुआंग क्वान ने एक जानवर को उठाकर 10 मीटर दूर फेंक दिया। मैंने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और झट से मार डाला। धातु के जानवरों के शरीर में क्रिस्टल होता है, वही सब कुछ चलाने का स्रोत है। हम मशीनी इंसानों के पास भी होता है। ये तुम्हारी कंडेंस्ड मैटर तकनीक में मदद करेगा। इस बार खाने के अलावा मैं कुछ पटाखे भी लाया हूं। जब तकनीक विकसित हो जाए तो पटाखे जलाना, मैं आवाज से सुनकर आ जाऊंगा, तब हथियार बनाने की बात करेंगे। चेन लाओ ने संजीदगी से सिर हिलाया। उसकी आंखों में ललक थी। वो इस धातु के जानवर पर रिसर्च करने के लिए बेकाबू हो रहा था। वांग शियाओमिंग भी बेहद उत्साहित था
और कुछ और जानवर मांगने ही वाला था कि उसने देखा हुआंग क्वान बंदरों के झुंड में घिर गया था। बड़े शरीर का फायदा तो ताकत थी। मैंने बातें खत्म की और लड़ाई में कूद पड़ा। हम लड़ते हुए भागते हुए करीब 10 किलोमीटर निकल गए। ये बंदर सच में पीछा नहीं छोड़ रहे थे, बस उनके कुछ क्रिस्टल निकाले थे, इतना पीछा कर रहे हैं। हुआंग क्वान हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में करीब 20-30 क्रिस्टल थे। इन्हीं क्रिस्टल की वजह से बंदरों की पूरी सेना उनका पीछा कर रही थी। हुआंग क्वान एक मुट्ठी क्रिस्टल मुंह में डालकर चबाने लगा। मैंने कुछ मुट्ठी भर क्रिस्टल निकालकर कहा, तुम में तो कोई दम ही नहीं है। एक बार भी विकास नहीं किया। छोटे बंदरों के क्रिस्टल में कितनी ताकत होगी। अगली बार सोच बड़ा करना, वरना मेरे साथ बाहर निकलूं तो मुझे शर्म आएगी। मेरा निशाना अब विकसित धातु के जानवर हैं। उनमें से किसी एक की ताकत साधारण से कई गुना ज्यादा होती है। बिना कुछ कहे मैंने हुआंग क्वान को उठाया और हम अपने शिकार के सफर पर लग गए ताकि विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकें। फिर हम बेलिंग पार्क के मेन गेट पर पहुंचे। सबसे पहले नजर आया एक मगरमच्छ। मैंने एक झपट्टा मारा और उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा। हुआंग क्वान ने सैकड़ों टन का वजन लेकर छलांग लगाई और मगरमच्छ पर बैठ गया। मगरमच्छ दर्द से तड़पने लगा। मैंने मौका देखकर दोनों हाथों से उसके जबड़े पकड़ लिए और जोर से फाड़ा। छर्र की आवाज के साथ मगरमच्छ का मुंह फट गया। हुआंग क्वान ने तुरंत मगरमच्छ के मुंह से क्रिस्टल निकाल लिया। पिछले कुछ दिनों में हमने 7-8 बार धातु के जानवरों पर हमला किया। 10 बड़े बड़े जानवर मारे। सबके क्रिस्टल बहुत ताकतवर थे। पता नहीं क्यों शरीर के बड़े होने के कारण शायद विकास करना दूसरों से ज्यादा मुश्किल था। इतने सारे क्रिस्टल खाने के बाद भी हुआंग क्वान का सिर्फ 2 बार ही विकास हुआ था। मेरे विपरीत मैं 1 हफ्ते पहले ही चौथी बार विकास कर चुका था। ऊंचाई 17.5 मीटर थी। बस एक बार और करना था कि मैं पूर्ण वयस्क हो जाऊं। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। सामने एक बड़ी इमारत गिर गई। उसमें से मगरमच्छों का एक झुंड निकला। सबसे बड़ा मगरमच्छ 20 मीटर से ज्यादा लंबा था, 7-8 मीटर ऊंचा। उसकी पीठ पर आधा मीटर लंबे कांटे थे और पूंछ एक बड़े हथौड़े की तरह थी। हुआंग क्वान ने सीधे उस पर हमला कर दिया। अपनी बड़ी मुट्ठियों से उसकी पीठ पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि मगरमच्छ तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और जमीन भी फट गई। लेकिन यह मगरमच्छ का चौथी बार विकसित होने वाला था। उसने अपनी पूंछ के हथौड़े से हुआंग क्वान की जांघ पर दे मारा। हुआंग क्वान गिर गया। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कलाबाजी खाकर किनारे हट गया। अगले ही पल जहां वो था वहां 2 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। अगर वो न हटा होता तो शायद उसका शरीर चकनाचूर हो जाता। मैंने बाकी मगरमच्छों को खत्म किया और फिर हुआंग क्वान की मदद के लिए दौड़ा। मैंने रास्ते में पड़ा एक बिजली का खंभा उठाया और उससे मगरमच्छ पर जमकर प्रहार किए। धम धम की आवाजें आती रहीं। आखिरकार हुआंग क्वान के मुक्के से मगरमच्छ का पेट पार हो गया। लेकिन उसी वक्त जमीन जोर से हिलने लगी। दूर से एक विशाल परछाई धीरे धीरे उभरी। वो एक ऐसा मगरमच्छ था जो 6 बार विकसित हो चुका था। मैं गहरे से जानता था कि हमारी मौजूदा ताकत से उससे लड़ना असंभव था। इसलिए मैंने जल्दी से क्रिस्टल निकाले और वहां से तेजी से निकल गए। जल्द ही हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे। हुआंग क्वान और मैंने लूट का माल बांटना शुरू किया। ये 6 क्रिस्टल मेरे और ये बड़ा तुम्हारा। हुआंग क्वान ने आखिरी में मिलकर मारे गए बड़े मगरमच्छ का क्रिस्टल मुझे दे दिया और समझाया, ये 6 क्रिस्टल खाकर मैं शायद तीसरी बार विकास कर लूंगा। मैंने भी एक साथ क्रिस्टल निगल लिया। क्रिस्टल पेट में गया तो शरीर में ताकत पूरी तरह से भर गई। पहले सिर्फ धातु की हड्डियां थीं, अब ऐसा लग रहा था जैसे मांस और खून भी बन गया है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे हाथ, पैरों और शरीर में छोटी छोटी नलिकाएं बन गई हैं, जिनमें से क्रिस्टल की ताकत बहती हुई फिर से क्रिस्टल में लौट आती है। ये चक्र चलता रहता है। दिखने में मेरी ऊंचाई 18 मीटर पर स्थिर हो गई। मैंने मन ही मन आज्ञा दी तो मेरा दाहिना हाथ खड़खड़ा करके बदलने लगा और उसमें से एक गोल बैरल निकला जिस पर 9 छेद थे। ये देखकर हुआंग क्वान उछल पड़ा। ये क्या हो गया तुझे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाकर सामने की एक इमारत पर निशाना लगाया। धमाका, पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। हुआंग क्वान ने मुंह खोलकर कहा, यह तो साइंस ही नहीं है। तेरे पास गोलियां ही कहां से आईं और इतनी ताकतवर भी? मैंने धुआं छोड़ते अपनी बंदूक वाले हाथ को फिर से सामान्य रूप में बदलते हुए कहा, यह लेजर बुलेट है जो मेरे शरीर के अंदर मौजूद क्रिस्टल की ताकत से बनती है। आगे 5 बार विकास करने पर लिंगझू स्तर आता है। उस स्तर पर तो मिसाइल भी नहीं फोड़ सकती। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर फिर से बंदूक में बदल दिया। तुझे कैसा लगा ये हथियार? लिंगझू स्तर पर तो इससे भी बड़ी लेजर तोप बनती है। एक गोली से पूरी बिल्डिंग कट जाती है। हुआंग क्वान ने मुश्किल से अपना रास्ता निकला। उसी वक्त रिसर्च सेंटर के अंदर चेन लाओ चमकते हुए क्रिस्टल को देखकर अचानक चिल्लाए, हो गया। कंडेंस्ड मैटर तकनीक को सफलता मिल गई।
उन्होंने अपने हाथ में क्रिस्टल ऊपर उठाया और सेंटर के अंदर मौजूद सब लोगों से चिल्लाकर कहा, यह सिर्फ एक तकनीक की उन्नति नहीं है, यह पूरी मानवता की आशा है। रिसर्च सेंटर की तरफ से पटाखे का संकेत देखकर उसी दिन दोपहर में हुआंग क्वान और मैं वहां पहुंच गए। साथ में जीवन रक्षक सामान भी ले आए। वयस्कता में प्रवेश कर चुके मैंने लेजर बुलेट से चौराहे पर इकट्ठे धातु के जानवरों को आसानी से खत्म कर दिया। मुझे देखकर चेन लाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो समझ गए कि मैं विकास कर चुका हूं। फिर उन्होंने उत्सुकता से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब कंडेंस्ड मैटर तकनीक में सफलता मिल गई है, तुम कैसा हथियार बनवाना चाहते हो? एक तलवार, एक बेहद गर्म तलवार। मैंने पिछले जन्म में देखे गए तलवार के मॉडल के हिसाब से उन्हें बता दिया। यह तलवार रिसर्च सेंटर की देन थी, शायद उनके पास कुछ आइडिया होंगे, लेकिन यह काम करने वाला था चेन लाओ का शागिर्द वांग शियाओमिंग। वो बेसमेंट से मशीन उठाकर लाया और मुझे स्कैन करने लगा। आसपास के लोग दूर खड़े थे क्योंकि इस मशीन से बहुत रेडिएशन निकलता था। ये इंसानों के लिए नहीं बनी थी। आम आदमी इसकी चपेट में आकर लिवर किडनी खराब कर बैठता था। लोगों की बातों से मैंने सुना कि मेरे हथियार के लिए रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री इस्तेमाल हो रही थी। हुआंग क्वान ने एक मुट्ठी क्रिस्टल मुंह में डाली। साला, इस डंपर में कोई जहर है क्या? निगलने के बाद भी उसके रोबोट में कोई बदलाव नहीं आया। वो हैरान रह गया। मैंने दूर से देखा और धीमी आवाज में हंसा। लेकिन मैं असल में हुआंग क्वान से बहुत जलता था क्योंकि उसके पास डंपर जैसा जबरदस्त हथियार था। जिसने भी आपदा झेली थी वो जानता था कि अच्छी गाड़ी होना कितना जरूरी है। जिनके पास गाड़ी नहीं थी उनकी मौत तय थी। मोटरसाइकिल, तिपहिया, ब्रेड वैन वाले मशीनी इंसानों को तो भूख प्यास से तो छुटकारा था, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम थी। वो मशीनी समाज के सबसे निचले पायदान पर थे। लड़ाई में वो सिर्फ तोप का चारा थे। मध्यम स्तर के मशीनी इंसान थे घरेलू कारें। उनकी ताकत ना तो बहुत कम थी ना बहुत ज्यादा। ऊपर उठने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते थे, बाकी जिंदगी भर बेकार रहते थे। भारी ट्रक, बड़े क्रेन, ऑफ रोडर और बुलडोजर, ये सबसे ऊपर के स्तर के थे। इसी स्तर के मशीनी इंसान ही इस अफरा तफरी में अपनी जान बचा सकते थे। रिसर्च सेंटर का न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास का दरवाजा आखिरकार खुल गया। यांग फैन और वांग शियाओमिंग काली आंखें लिए बाहर आए। बाकी लोग फर्श पर बिछे बिस्तरों पर गहरी नींद सो रहे थे। इस तलवार के लिए उन्होंने कई दिन रात नींद नहीं ली थी। सबने वांग शियाओमिंग की सहायता की थी। जल्द ही दो आदमी एक तलवार की मूठ उठाकर लाए। पूरी तरह काला, 2.5 मीटर लंबा, एक तरफ गोल था, दूसरी तरफ मुंह खोले एक अजगर का सिर था। वांग शियाओमिंग रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, इस्तेमाल करके देखो, बटन दबाना। मैंने वैसा ही किया। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर क्रिस्टल की ऊर्जा अचानक 2.25% खत्म हो गई। वो मेरे हाथों से होती हुई मूठ में चली गई। अजगर के मुंह से अचानक एक विशाल प्रकाश की किरण निकली जो 8 मीटर लंबी हो गई और उसने एक लाल रंग की तलवार का रूप ले लिया। गर्म हवा की लहरें सामने आ रही थीं। वांग शियाओमिंग जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और बोला, ये तलवार तुम्हारे शरीर के अंदर के क्रिस्टल की ऊर्जा खींचती है और मूठ के अंदर मौजूद मशीन के जरिए उसे बदलकर गर्म तलवार बना देती है। असल में तलवार की धार कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचे तापमान और घनत्व का प्रकाश है। इस तलवार में 3 लेवल हैं। पहला 1500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 5000 डिग्री, तीसरा 10,000 डिग्री। मैंने पैरों के नीचे ताकत लगाकर एक छलांग लगाई और 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गया। बिना कुछ कहे एक ही वार में तलवार लहराई, लाल रंग की रोशनी चमकी और 3 मंजिला इमारत बिजली की तरह 2 टुकड़ों में कट गई। यह था असली हथियार। मैंने इस तलवार को ध्यान से देखा। मैं बहुत संतुष्ट था। एक कमी थी, यह बहुत ऊर्जा खर्च करती थी। पहले लेवल पर ही इसने मेरी 10% ऊर्जा खींच ली। एक वार में फिर से थोड़ी ऊर्जा खत्म हो गई। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही चल पाती। चूंकि यह क्रिस्टल की ऊर्जा से गर्म होती है तो इसका नाम यानमो रखते हैं। मैंने बेहद शांति से इस तलवार का पिछले जन्म वाला नाम बता दिया, यानमो। बहुत अच्छा नाम है। हुआंग क्वान की आंखें तलवार को देखकर फटी की फटी रह गईं। यह तलवार तो कमाल की थी। एक ही वार में सब कुछ चकनाचूर हो जाता था। अगर सामग्री इतनी कीमती ना होती तो हुआंग क्वान भी अपने लिए ऐसी ही एक तलवार बनवा लेता। उसी वक्त आसमान से अचानक शोर सुनाई दिया। ऊपर देखा तो एक हथियारबंद हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। कुछ पल रुकने के बाद यह हेलीकॉप्टर अचानक एक ऊंची इमारत से टकरा गया। जब सबको लगा कि यह हेलीकॉप्टर तबाह हो जाएगा, अगले ही पल वो इमारत की छत पर खड़े एक रोबोट में बदल गया। किसी अज्ञात शक्ति से उस रोबोट ने मुड़कर सैकड़ों मीटर दूर रिसर्च सेंटर के पास खड़े हम लोगों की तरफ देखा। हुआंग क्वान ने कुछ पल देखकर ही पहचान लिया। यह तो मॉडिफाइड हथियारबंद हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसमें कोई हथियार सिस्टम नहीं है। अगले ही पल यांग फैन उछलकर हाथ हिलाने लगा। बेटे, यहां आओ।
फिर उसने हुआंग क्वान और मुझसे कहा, ये मेरा छोटा भाई यांग आओ है। ये हेलीकॉप्टर सेवानिवृत्त मॉडल है। इसके हथियार सिस्टम पहले ही निकाले जा चुके हैं। मेरा भाई सेना में पायलट था, उसने किसी तरह यह खरीद लिया था। बस नाम मात्र का हथियारबंद हेलीकॉप्टर है। असल में ये आम नागरिक हेलीकॉप्टर के बराबर ही है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। यांग आओ बहुत तेज था, कुछ ही सेकंड में हमारे सामने आ गिरा। उसने यांग फैन से मिलने के बाद मेरे द्वारा काटी गई इमारत देखी तो उसकी पलकें फड़क गईं। यांग फैन के परिचय के बाद हम दोस्त बन गए। असल में मैं भी यांग आओ को अच्छी तरह जानता था। वो बाद के दिनों में भी काफी नामी था। देश में हेलीकॉप्टर बहुत कम हैं, हथियारबंद हेलीकॉप्टर तो और भी कम। उनकी कमी हुआंग क्वान के डंपर से भी ज्यादा थी। आपदा के बाद आसमान में काले बादल छा गए थे, जिससे उड़ानों में बाधा आती थी। लंबी दूरी के परिवहन का सबसे तेज साधन हेलीकॉप्टर ही था। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, उत्तर से दक्षिण जाने में कुछ ही घंटे लगते थे। यांग आओ यांग फैन को लेकर चिंगझोउ शहर उड़ान भरने वाला था। जाते समय उसने रिसर्च सेंटर के लोगों को हौसला देते हुए कहा, मैं आते वक्त रास्ते में राजधानी के हेलीकॉप्टरों को देख आया हूं, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं, चिंता मत करो। यह सुनकर यांग फैन निराश हो गया। वो रिसर्च सेंटर के लोगों को चिंगझोउ ले जाना चाहता था। कुछ दिनों तक सेंटर में रहने के बाद वो जान गया था कि कंडेंस्ड मैटर तकनीक भविष्य में कितनी बड़ी चीज थी, और वांग शियाओमिंग जैसा हथियारों का प्रतिभाशाली डिजाइनर भी था। इन सब के अलावा बाकी 10 वैज्ञानिक भी थे। यांग फैन ने मुट्ठी मारकर पछतावा जताया। अगर यांग आओ ने यह ना कहा होता कि राजधानी के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो वो चेन लाओ और वांग शियाओमिंग को आज ही उठा ले जाता। यांग फैन के जाने के बाद मैंने तुरंत हुआंग क्वान को बुलाया और वहां से निकलने की तैयारी की। आपदा की शुरुआत में कई मौके होते हैं। मैं बहुत जल्दी साम्राज्य के अधीन नहीं होना चाहता था। हमारे जाने के कुछ ही मिनट बाद हथियारबंद हेलीकॉप्टरों का एक दस्ता उड़ता हुआ आया। 15 हेलीकॉप्टर। उनके काले धड़ के दोनों तरफ ठंडी बंदूकों की नली और सुनहरे तोप के गोले थे। वैज्ञानिक चिल्लाकर हाथ हिला रहे थे, लगभग बाहर झपट्टा मारने को तैयार थे। हेलीकॉप्टर से मशीन गनों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी उतरी। अगुआ अधिकारी काले चश्मे लगाए था। उसने कहा, मैं साम्राज्य की ओर से तुम्हें लेने आया हूं, जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ो, मैं तुम्हें राजधानी ले चलूंगा। चेन लाओ ने मुड़कर रिसर्च सेंटर को देखा, माथा चढ़ाया। तो यहां की मशीनों का क्या होगा? माफ करना, हम ये नहीं ले जा सकते। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें नष्ट कर देना। यह सुनते ही वैज्ञानिकों में हंगामा मच गया। बिल्कुल नहीं, यहां की मशीनों की कीमत बहुत बड़ी है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। वांग शियाओमिंग के बेसमेंट में अभी भी न्यूक्लियर प्रूफ कोड है, कोई अंदर नहीं जा सकता। कभी मौका मिला तो हम वापस आ जाएंगे। चलो हेलीकॉप्टर में चढ़ो, समय बर्बाद मत करो। उधर पार्क के पास एक इलाके में मैं हुआंग क्वान को रोककर खड़ा था। उससे बोला, जब ये लोग चले जाएं तो हम ये सब चीजें चुरा लेंगे। भविष्य में सामग्री इकट्ठी करके हम सीधे वांग शियाओमिंग को अगवा कर लेंगे और अपने हथियार बनवाएंगे। सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं, मेरे मन में एक और बात थी। मैं नहीं चाहता था कि यानमो जैसा हथियार साम्राज्य के हाथ लगे। राजधानी में भी बहुत अफरा तफरी मची थी। कई बागी खड़े हो रहे थे। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वांग शियाओमिंग ने यानमो बनाई है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यहां की मशीनें और डाटा लूटने जरूर आएंगे, और फिर दूसरी तीसरी यानमो बन जाएगी। ऐसे हथियारों से धातु के जानवरों को मारना तो एक बात थी, लेकिन अगर ये उन मशीनी इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल हुए जो साम्राज्य के खिलाफ थे, तो बहुत खतरनाक होगा। आधे घंटे बाद ये पक्का करके कि साम्राज्य के लोग जा चुके हैं, मैं हुआंग क्वान को लेकर चुपके से रिसर्च सेंटर में घुसा। हुआंग क्वान ने एक मुक्का मारा। धमाके के साथ न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास का दरवाजा टूट गया, लेकिन अगले ही पल हम दोनों की शक्ल देखने लायक थी। हुआंग क्वान झुंझला उठा, यह दरवाजा तो बहुत छोटा है। मैंने बिना समय गंवाए यानमो निकाली, पहला लेवल ऑन करके लाल तलवार निकाली और रिसर्च सेंटर के गुंबद पर एक वार किया। कुछ ही देर में हमने पूरा सेंटर खोल लिया। अंदर सैकड़ों कंप्यूटर, 3-4 मीटर ऊंची बड़ी बड़ी मशीनें, तरह तरह के ट्रांजिस्टर और हवा के पंखे और ढेरों कागजात नजर आए। फिर मैंने हुआंग क्वान को सब कुछ लादना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद रिसर्च सेंटर में एक धागा भी नहीं बचा था। सेंटर से निकलने के बाद हमने जल्दी से कोई जगह ढूंढकर सब कुछ दफना दिया, क्योंकि रात को सफर करना सुरक्षित नहीं था, इसलिए हमने आराम करने की सोची। दूसरे दिन हमने शेनबेई शहर छोड़ दिया। अगला पड़ाव था हांडोंग प्रांत, जो देश का एक बड़ा शहर था जहां 6 करोड़ लोग रहते थे। हाईवे पर चलते हुए हुआंग क्वान ने पूछा, तुम पहले चिंगझोउ इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते थे? क्या कोई जरूरी काम था? पहले बहुत जरूरी था, अब नहीं रहा। यह सुनकर हुआंग क्वान उत्साहित हो गया। जब जरूरी नहीं है तो पहले हांडोंग में कुछ धातु के जानवर मारते हैं,
समय रहते अपनी ताकत बढ़ा लेनी चाहिए, वरना जब धातु के जानवर विकसित हो जाएंगे तो उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। अब पूरा ध्यान ताकत बढ़ाने पर लगाना है। एक दिन बाद हम हानडोंग में दाखिल हुए। हम राजधानी की तरफ नहीं गए, लेकिन यहां पैर रखते ही मुसीबत आ गई। नए नए असॉल्ट राइफलों से लैस कई मशीनी इंसानों ने हमें सड़क किनारे घेर लिया। ये सब छोटे बड़े थे, ब्रेड वैन, कार, यहां तक कि मोटरसाइकिल और स्कूटर भी। मोटरसाइकिल वाले मशीनी इंसान आम इंसानों के बराबर छोटे कद के थे, उनमें ताकत नहीं थी। एक नीले रंग की ऑल्टो 9वें नंबर की पुरानी गाड़ी चिल्लाकर बोली, तुम लोग कौन हो, यहां क्या करने आए हो? हुआंग क्वान ने गोलियों की तरफ देखा और थोड़ा पीछे हटकर बोला, भाई साहब गुस्सा मत करो, मेरा नाम हुआंग क्वान है। हम दोनों भाई शेनबेई से यहां शरण लेने आए हैं। सुनते ही एक छोटे कद का सफेद साइकिल सवार एक कागज पर हमारी पहचान लिखने लगा। फिर वो ऑल्टो बड़ी बेशर्मी से बोला, इंसानों की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। अब से तुम दोनों हमारे अधीन काम करोगे, रोज की रोटी पानी मिलेगा, पता है यहाँ के पेट्रोल पंप हमारे कब्जे में हैं, बाहर के लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये सुनकर हुआंग क्वान के चेहरे पर काली घटाएं छा गईं। भाई साहब, क्या तुम्हारे पेट में भी कभी गड़गड़ाहट नहीं होती? बकवास किसके पेट में नहीं होती। और हाँ, हम यहाँ धातु के जानवरों की लाशें भी देते हैं। जब खाओ तो पूरी की पूरी एक साथ खाना, वरना असर नहीं होगा। हुआंग क्वान ने मेरी तरफ पूछती नजर से देखा, लेकिन मैंने चुपके से सिर हिला दिया। नीली ऑल्टो ने ठंडी सांस ली। थोड़ी अक्ल है तुम दोनों में। कुछ लोगों ने बंदूकें नीचे कर दी और आगे आगे चलने लगे। मैं भी पीछे पीछे चल दिया। वैसे भी धातु के जानवरों का शिकार करना ही था, तो चलो इनकी थोड़ी मदद ही कर देते हैं। करीब 10 मिनट बाद सब लोग सड़क के बाहरी इलाके में पहुंचे। दूर से ही नजर आया कि पूरी सड़क पर तरह तरह के धातु के जानवर भरे पड़े थे। हमने सीधे आगे बढ़ने के बजाय एक इमारत के पीछे छिपकर रणनीति बनाई। नीली ऑल्टो ने प्लान बताया, मशीनगनों वाले बाएं दाएं बारी बारी से गोली चलाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले मोड़ पर कब्जा करेंगे, फिर पहली टीम बाएं वाली ऊंची इमारत पर जाएगी, दूसरी टीम दाएं वाली पर। नए आए बड़े कद के लोग, पहले तुम लोग जाओगे। अगर भागने की कोशिश करी तो पीछे वाले तुम्हें बांचे खिला देंगे। अच्छा, अभी से हमें धमकी देने लगा। मैंने मन में कहा, कोई बात नहीं। फिर अगले ही पल रोबोट बन गया। हुआंग क्वान ने भी वैसा ही किया। 2 राक्षस पीछे खड़े हो गए तो आसमान का रंग और भी काला हो गया। बंदूक उठाए मोटरसाइकिल वालों की उंगलियां कांपने लगीं। बाकी सब तो देखते ही रह गए। सिर्फ नीली ऑल्टो ने आगे सड़क पर 4 मीटर ऊंचे धातु के कुत्ते को देखते हुए उत्साह से कहा, यह बहुत मुश्किल लड़ाई है, सब जी जान लगा दो। तुम दोनों मिल गए क्या नहीं? उसके पीछे वाले रोने को हो गए। उन्होंने ऊपर दीवार की ओर देखा तो 2 बड़े चेहरे उन्हें घूर रहे थे, एक लाल और एक पीला। दोनों रोबोट किसी कलाकृति जैसे लग रहे थे। उनके सीने पर कार के लोगो छपे थे। हुआंग क्वान खिलखिलाकर हंसा, तो फिर हम कब निकलें? ऑस्ट्रो ने थूक निगलते हुए कहा, भैया मुझे छोटू बुला लो, पहले ये लड़ाई तो निपट लें। उसका दिल धड़क रहा था। ये दोनों राक्षसी मशीनें 18 मीटर 20 मीटर ऊंची थीं, जो आम ट्रकों वालों से कहीं ज्यादा थीं। मोटरसाइकिल और स्कूटर वाली टुकड़ी ने सबसे पहले हमला किया। राइफलों से गोलीबारी शुरू हुई। लोहे के जानवरों के शरीर छलनी हो गए, लेकिन एक को मारने में कई गोलियां लगती थीं। हुआंग क्वान ने धीरे से कहा, ये प्रशिक्षित हैं, थोड़ा मजा आएगा। मैं ठंडे दिमाग से देखता रहा। बंदूकें छोटे आकार वालों की अपनी होती थीं। कार वालों के लिए बंदूक उठाना टूथपिक पकड़ने जैसा था। ये टुकड़ी सैनिकों जैसा दम रखती थी। जियांग चेंग ने कार वालों को लेकर तेजी से हमला किया। बिना डर के दुश्मन पर टूट पड़े। थोड़ी देर देखने के बाद मैं और हुआंग क्वान सड़क पर कूद पड़े। हुआंग क्वान ने एक लोहे के कुत्ते पर मुक्का मारा। उसकी कमर टूट गई, पसलियां बिखर गईं, पैर बाजू चकनाचूर हो गए। उसका भारी शरीर घुटनों के बल गिर गया। इतनी जोर से मारा कि उसकी हड्डी तक टूट गई और गंदगी बाहर आ गई। मैं गालियां देते हुए 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गया। अरे ओल्ड हुआंग, तू इतनी जोर से क्यों मार रहा है? युद्ध का मोड़ बदल गया। मशीनी लोगों की मौतें बढ़ने लगीं, रक्षा पंक्ति चरमराने लगी। तभी दूर से गोली चलने की आवाज आई। एक लोहे के जानवर का सिर फट गया। एक मोबाई चुआन H2 मोटरसाइकिल पर सवार था और बिना चालक के वो मोटरसाइकिल हवा में पलटकर 1.5 मीटर का हरा मशीनी योद्धा बन गया। हाथ में बड़ी स्नाइपर लेकर मजबूती से जमीन पर उतरा। आने वाला था ये टाइम, लेकिन तुरंत ही सैकड़ों लोहे के जानवरों ने उसे घेर लिया। उसने हाथ को बंदूक की नली में बदल लिया और लेजर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि 100 से ज्यादा लोहे के जानवर टुकड़ों में बदल गए। सब जगह सन्नाटा छा गया। हैरान हुआंग क्वान ने समझाया,
सबको पता चला कि ये डाइंग वो था जिसके माता पिता नहीं थे। वो एक रेलवे पुलिस वाला था, जियांगचेंग शहर का पुलिस कैप्टन था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बेस बनाया था और लोगों को पनाह दी थी। ये डाइंग ने लोहे के जानवरों के क्रिस्टल निगलकर अपना स्तर बढ़ा लिया था। तुरंत ही उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बॉस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, जानकारी जुटाऊंगा, क्रिस्टल इकट्ठे करूंगा, सब कुछ करूंगा। हुआंग क्वान ने उसे एक थप्पड़ मारा और हंसते हुए बोला, तू मेरा काम छीन रहा है। मैंने आंखें घुमाते हुए कहा, ले लो, एक आदमी और एक जोर। ये डाइंग के बताए रास्ते पर हम जंगली जानवरों के बाजार में पहुंचे। इस जगह के लोहे के जानवरों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब सधे हुए थे। यकीनन कोई ताकतवर शासक होगा। सच में एक 40 मीटर लंबा लोहे का अजगर आसमान से आया। खासा उसके हथेली भर के छिलके ठंडी चमक बिखेर रहे थे। सिर पर राजा का निशान उसके दबदबे को दिखा रहा था। मैंने तुरंत लेजर गोलियों की बौछार कर दी। आग के गोले उछले, लेकिन उसका छिलका नहीं टूटा। हुआंग क्वान ने कहा, यह लेजर बंदूक भी कोई चीज नहीं है। दूर की इमारत पर यह डाइंग बौखलाकर चिल्लाया, भागो जल्दी। हमें देखकर वो ना रुके ना पीछे हटे, बल्कि उल्टे झपट्टा मारा। मैंने अपनी तलवार यानमो निकाली। हुआंग क्वान पहले ही अजगर पर टूट पड़ा। मैं छोटे राक्षसों को साफ करने लगा। मशीनी जानवरों के झुंड पर झपटते हुए यानमो तलवार की धार पर बेहद ज्यादा आग की लपटें थीं। लोहे के जानवरों को काटना मक्खन काटने जैसा था। हुआंग क्वान अजगर की तरफ दौड़ा, एक मुक्का मारा। 40 मीटर लंबा लोहे का अजगर उसी मुक्के से गिर गया। एक इमारत गिराकर धूल का गुब्बार उड़ा। लेकिन हुआंग क्वान जहां खड़ा था, उसके चेहरे पर चिंता थी। अजगर मलबे से सिर उठाकर हुआंग क्वान पर टूटा, उसे अपने बदन में जकड़ लिया और चूहे की तरह निगलने लगा। हुआंग क्वान दोनों हाथों से अजगर के ऊपरी और निचले जबड़े पकड़ सका। वो ताकतवर था। अजगर का मुंह बंद था, काट नहीं पा रहा था। एक इंसान और एक जानवर के बीच खिंचाव था। मैंने अपनी तलवार यानमो निकालकर जोर से चिल्लाया, ओल्ड हुआंग। सिर झुका और अजगर पर वार कर दिया। उसके सख्त छिलके तलवार की भयानक गर्मी से पिघल गए। अगले ही पल अजगर ने चीख मारी और उसका ऊपरी हिस्सा उड़ गया। आधे शरीर को तड़पता देख मैंने एक पैर से उसकी जीभ दबाई और तलवार जोर से नीचे गड़ा दी। अजगर का सिर तुरंत छलनी होकर जमीन पर अटक गया। अगले ही पल ये डाइंग फुर्ती से अजगर की तरफ भागा, एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठा करने और मैदान साफ करने लगा। ये डाइंग ने सारे क्रिस्टल मेरे हाथ में दे दिए। फिर मैंने 2 मुट्ठी क्रिस्टल निकालकर पेट में डाले। आज खोई हुई ताकत वापस ली। फिर अजगर वाला क्रिस्टल निकालकर हुआंग क्वान को फेंक दिया। हुआंग क्वान ने मुस्कुराते हुए वो क्रिस्टल लिया और निगल लिया। अगले ही पल उसका शरीर चमकने लगा। उसकी ऊंचाई 1 मीटर बढ़ गई, ताकत फिर बढ़ गई। चौथा विकास पूरा हो गया। मैंने कहा, कल फिर चलेंगे, बेस पर लौटते हैं। पूरा कॉलेज एक किले में बदल चुका था। कैंपस में घुसते ही प्रेमी जोड़े हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। बूढ़े बच्चे हंसी खुशी थे। बदलाव के बाद की सूनी जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। मैं और हुआंग क्वान शहर के बाहर छोटी नदी के किनारे आ गए। ये बदमाश मेरे पीछे पीछे चिपक गया था। कुछ ही कदम चले थे कि अचानक मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जमीन से हल्की कंपन आ रही थी। सामने नदी की सतह पर घनी लहरें उठ रही थीं। नजरों के सामने हजारों जानवर दौड़ते दिखे। लोहे के जानवर हजारों लोगों और मशीनी लोगों को भगाते ला रहे थे। जो भी पीछे रह गया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दूसरे बेस के लोग थे। इन लोहे के जानवरों को देखकर मुझे लड़ने की इच्छा हो रही थी। पहले बता दूं, आज जो भी मारेगा उसका क्रिस्टल अपना होगा। ये कहकर मैं हुआंग क्वान को लेकर शहर की तरफ दौड़ा। कॉलेज के अंदर पता चला कि ढेर सारे लोहे के जानवर हमला करने वाले हैं। सबके होश उड़ गए। लोहे के जानवरों की भीड़ ने हमला कर दिया। जो लोग ना भाग पाए उन्हें तुरंत निगल लिया गया। यहां तक कि धीमे दौड़ने वाले कार वाले भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी बीच मैं एक गिरी हुई इमारत के पास छिप गया। जब कानों में भारी पैरों की आहट आई तो मैंने मुक्का मारकर पास की इमारत तोड़ दी। वो पहले से ही खंडहर हो चुकी इमारत मेरे एक मुक्के से गिर गई। उसके नीचे ढेर सारे लोहे के जानवर दब गए और सड़क भी बंद हो गई। बहुत सारे लोहे के जानवर बाहर फंस गए। फिर मैंने अपना हाथ मशीन गन में बदल लिया। हाथ उठाकर पीली लेजर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं। लोहे के जानवर संकरी गली में फंस गए। भागने की जगह ही नहीं थी। लोहे के जानवर ढेरों के ढेर गिर रहे थे। इस तरह मैंने लगभग 200-300 आम लोहे के जानवरों को मार डाला। तभी एक कोने से एक लोहे का सुअर तेजी से मुझ पर झपटा। मैंने 12 मीटर ऊंचे उस लोहे के सुअर पर मुक्का मारा। अगले ही पल उसके दांत टूट गए और पूरा सिर फट गया। सुअर को खत्म करके मैंने कोने में छिपे ये डाइंग से कहा, मैं बाकी लोहे के जानवरों के पीछे जा रहा हूं, तू पीछे से सारे क्रिस्टल निकाल लेना। ये डाइंग दीवार से कूदा और क्रिस्टल निकालने लगा।
जमीन पर लोहे के जानवरों की लाशें पड़ी थीं। करीब 15 मिनट बाद गोलियों की आवाज के सहारे ये डाइंग बोरी कंधे पर लाद कर दूसरे मोर्चे पर पहुंचा। वहां खंडहर हो चुकी कॉलोनी थी। हर तरफ टूटी फूटी इमारतें और जमीन पर लोहे के जानवरों की लाशें बिखरी थीं। इस जगह बहुत सारे लोहे के जानवर थे, जिनमें चौथी बार विकसित हुए बड़े जानवर भी शामिल थे। ये डाइंग वहां पहुंचा तो मुझे अकेले मलबे पर बैठा देखा। उसने जल्दी से बोरी मेरे आगे कर दी और खुद वापस जमीन पर पड़े क्रिस्टल निकालने लगा। मैंने बोरी खोली, क्रिस्टल निकाले और ये डाइंग के सामने ही मुट्ठी भरकर खाने लगा। मेरी ताकत तेजी से घट रही थी, इसलिए जल्दी से एनर्जी भरनी थी। जल्द ही एक बोरी भर क्रिस्टल हुआंग क्वान और ये डाइंग के सामने खत्म हो गया। ओल्ड हुआंग, चल थोड़ा अभ्यास कर लें। यह सुनकर हुआंग क्वान के मन में खुशी हुई। ठीक है, लेकिन पहले बता दूं, तू तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं जोर से हंसा। ना सिर्फ तलवार, बल्कि मैं तुझे एक हाथ से लड़ने दूंगा। यह अभी बड़ा हुआ था। उसने शरीर को थोड़ा झुकाया, पैरों से जोर लगाया। पूरा इंसान स्प्रिंग की तरह उछला और एक हुक मेरे मुंह पर मारा। मैं आधा कदम पीछे हटा। आसानी से उसका मुक्का चूक गया। फिर बाएं हाथ की उंगलियां बंद कर लीं। मुट्ठी से लेकर बाजू तक एकदम काला रंग आ गया और अगले ही पल उसकी पेट पर मुक्का जड़ दिया। अगले ही पल हुआंग क्वान का चेहरा बदल गया। वो पैराबोला की तरह पीछे की ओर उछला और दूर जाकर धम्म से गिरा। धूल का गुब्बार उड़ा। ये डायंग के हाथ से क्रिस्टल कब गिरे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें फटी रह गईं। पूरे 3 मिनट बाद हुआंग क्वान जमीन से उठा। उसकी निगाहें मेरी काली बाजू पर टिकी थीं। आंखें फैल गईं। ये कैसा मुक्का है? उस पल मुझे लगा मानो तूने मुझे छेद दिया हो। कालापन धीरे धीरे उतरने लगा। ये सामान्य है, क्योंकि ये मेरा छठा विकास है। छठे विकास के बाद शरीर में एक अतिरिक्त ताकत आ जाती है। मैं इसे हथियारबंद कहता हूं। चाहे ताकत हो या मजबूती, दोनों कई गुना बढ़ जाती है। रॉकेट लॉन्चर भी नहीं भेज सकता। जब पूरा शरीर इससे ढक जाएगा, तब मैं मालिक स्तर का हो जाऊंगा। सच कहूं तो मैंने कुछ हजार क्रिस्टल निगलने के बाद ही अभी अभी छठा विकास पूरा किया है। मैंने साथियों को वहीं आराम करने को कहा और खुद कुछ लोहे के जानवरों से अभ्यास करने चला गया। पिछले जन्म में मैं बस जवानी तक ही पहुंच पाया था। इस छठे विकास की ताकत को जल्दी से समझना था। मैंने हाथ को कवच से ढक लिया। जानबूझकर राक्षसों को करीब आने दिया, काटने दिया। आधे घंटे तक रक्षा का परीक्षण करता रहा, फिर अपनी तलवार यानमो निकाल ली। अब इन बचे हुए मारे जाने वालों को रास्ते से हटा देना चाहिए। मैं बहुत उत्सुक था कि दूसरा गियर कैसा रहेगा, इसलिए तलवार को लिमिट तक चला दिया। ये चीज एक बड़े पंप की तरह थी। मेरे शरीर से बेरहमी से एनर्जी खींच रही थी। तलवार की धार 8 और 10 मीटर के बीच झिलमिला रही थी। आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। जब मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह सूख जाऊंगा, तभी एनर्जी आउटपुट स्थिर हुई। तलवार की धार अभी भी 8 मीटर थी, लेकिन उसका रंग इतना लाल था कि लगता था खून टपकेगा। तलवार के आसपास 2 मीटर के अंदर की हवा भयानक गर्मी से बुरी तरह मुड़ रही थी। मैंने सामने 20 मीटर ऊंची एक इमारत को निशाना बनाया। दोनों हाथों से यानमो को उठाकर ऊपर से नीचे तक एक जोरदार वार किया। ये वार करने के बाद मैंने तुरंत गियर बदलकर पहले पर लगा लिया और आउटपुट बंद कर दी। मेरे शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये खूनचूस दूसरी बार दबाव डाले। बस 2 सेकंड बाद उस इमारत के बीचों बीच एक सीधी काली रेखा दिखी। मैंने हाथ बढ़ाकर हल्का सा धक्का दिया। आधी इमारत गरज के साथ गिर गई। उसका कटा हुआ भाग शीशे की तरह चिकना था। मैं खुद भी ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। पहले गियर का तापमान 1500 डिग्री था। दूसरा गियर सीधा 5000 डिग्री पर पहुंच गया। ये बेहुदा तीक्ष्णता किसी भी टॉप आर्मर को काट सकती थी। अब मेरे हाथ में ये तलवार थी तो मैं सीधे मालिक स्तर के जानवर को भी चुनौती दे सकता था। उससे ऊपर उठकर मारना बिल्कुल मुमकिन था। हालांकि अभी मेरे छठे विकास की एनर्जी से बस ये एक ही वार किया जा सकता था, लेकिन ये भी कम नहीं था। दुश्मन को छूका देने के लिए ये काफी था। अचानक सामने आए किसी तगड़े दुश्मन को यकीनन ये मौत का तोहफा देगा। तभी मैंने सैकड़ों मीटर दूर सड़क पर नजर डाली। अपने पुराने साथी जियांग चेंग को देखा। वो कुछ बचे हुए लोगों को बचाकर जान बचाकर भाग रहा था। उनके पीछे कई दर्जन खूंखार लोहे के जानवर लगे हुए थे। ये लोग जैसे ही मोड़ से निकले, मानो उन पर सन्नाटा छा गया हो। सब हैरानी से मेरी इस 18 मीटर ऊंची लाल मशीन को देख रहे थे। उनके दिमाग में बस वो दृश्य अटक गया था जब मैंने एक ही वार में पूरी इमारत चीर दी थी। जियांग चेंग को होश आया। वो चिल्लाया कि सब जल्दी भागो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि जो राक्षस अभी तक उनका पीछा कर रहे थे वो सब मर चुके थे।
उन लोहे के जानवरों ने मुझे पहचान लिया था। ये वही खूंखार था जो हजारों उनके जैसों का पीछा करके काटता था। डर के मारे वो भागने लगे, कुछ तो जमीन पर लौट लौट कर भागे। जानवरों की वृत्ति ने उन्हें बता दिया था कि मुझसे मिलने का मतलब सिर्फ मौत है। मैंने बस उधर देखा था, उन्हें देखते ही उनके पसीने छूट गए। बचे हुए लोगों में से किसी ने हैरान होकर पूछा, एक नजर देखकर ही दरिंदों को भगा देने वाला ये कौन है? जियांग चेंग ने मुझे गौर से देखा और लोगों को बताते हुए मेरा नाम लिया। उसकी नजरों में मैं एक अजीब खिलाड़ी था, क्योंकि सब एक ही समय में मशीनी बने थे। फिर भी मैं ही इतना ताकतवर क्यों था, बेतहाशा ताकतवर? मैं और जियांग चेंग मिले। ये डाइंग ने जियांग चेंग के पीछे हजारों लोगों को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो पहले ही देख चुका था कि ये बचे हुए लोग कितने नमकहराम होते हैं। उसे नहीं लगता था कि जियांग चेंग अब भी इन बोझों को साथ रखेगा। जियांग चेंग ने कहा, सब जानवरों के हमले में बिखर गए थे। जितना बचा सकता हूं बचाता हूं, इनमें गर्भवती और बच्चे भी हैं, वो इन्हें छोड़ नहीं सकता था। हुआंग क्वान मलबे पर टेक लगाए बैठा था। उसने आंखें भी नहीं उठाई। उसने सुस्ती से कहा कि आसपास के सारे लोहे के जानवर मारे जा चुके हैं, जीना है तो खुद खाना ढूंढो। जियांग चेंग ने उसे धन्यवाद दिया और तुरंत लोगों से चिल्लाकर कहा कि वो जल्दी से कोई जगह ढूंढें। जियांग चेंग के इस बदले हुए अंदाज को देखकर मैंने मन ही मन सोचा, वो सच में काफी सयाना हो गया है। मैंने हुआंग क्वान और ये डाइंग को आवाज लगाई कि चलो अगली जगह राक्षस मारने चलते हैं। जियांग चेंग ने जल्दी से हमें रोका। उसने ये डाइंग को कुछ स्पेशल स्नाइपर बुलेट दी। ये डाइंग ने उसके हाथ में कुछ विकास क्रिस्टल ठूंस कर भागा। हुआंग क्वान को भी मजा आया। उसने जियांग चेंग को 2 तीसरे स्तर के क्रिस्टल फेंक दिए और कहा कि वो काम कर रहा है जो वो करना चाहता था। कभी मौका मिला तो उसे पेट्रोल पिलाएगा। शहर के धुएं के साथ हम तीनों की पीठ धुंधले आसमान में दूर जाती जा रही थी। जियांग चेंग हाथ में क्रिस्टल लिए हमें देखता रहा। अगले शहर के रास्ते में मैंने टीम के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए। अकेले जो क्रिस्टल निकाले वो अपने, साथ में काम किया तो मिले हुए माल में से जितनी ताकत लगाई उस हिसाब से बंटवारा होगा। ये डाइंग को मुफ्त में फायदा मिल रहा था, वो खुशी खुशी मान गया। हुआंग क्वान ने भी सिर हिला दिया। मैंने ये डाइंग को स्नाइपर बनाने का ऐलान किया। लड़ाई में वो गोलियां बरसाएगा, जगह पता करेगा, पीछे हटने की राह बनाएगा और मैदान साफ करेगा। ये डाइंग की गाड़ी अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। वो बोला कि पीछे हटना तो मौत सौदी है। जिस राक्षस से तुम दोनों भागो उसके आगे वो पीछे रुकेगा तो उसके टुकड़े भी नहीं बचेंगे। मैंने कहा, अगर आसान होता तो मैं खुद कर लेता, तुझे साथ क्यों रखता? ये डाइंग ने मजबूरी में ये मुश्किल काम ले लिया। उसे पता था कि टीम में टिकना है तो अपनी जगह बनानी पड़ेगी। हुआंग क्वान आग बबूला हो रहा था। मैंने उसे भी ठीक से काम बांट दिया। अब से वो टीम का मुख्य हथियार होगा। किसी तगड़े के आने पर सबसे पहले सामने खड़ा होना पड़ेगा। हुआंग क्वान की मुस्कान जम गई। वो बोला कि मैं सबसे ताकतवर हूं, फिर भी मुझे सबसे पहले क्यों मरने भेज रहा है? मैंने साफ कहा कि अच्छा लोहा वही होता है जो कील ठोके। मेरे भारी हथियारों में यानमो और कवच दोनों हैं, जिनमें बहुत एनर्जी लगती है। उन्हें छोटे राक्षसों पर बर्बाद करना बेवकूफी है। उन्हें ठीक समय पर रखना चाहिए। ऊपर से सब काम खुद करूंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हुआंग क्वान ने मुझ पर आंखें घुमाते हुए कहा कि तू बस दिखावा कर रहा है। मैंने उसकी परवाह ना करते हुए गाना लगा दिया, टुडे इज अ गुड डे को फुल वॉल्यूम पर। चूंकि साथ रहना था, मैंने टीम का नाम रखने का सुझाव दिया। हुआंग क्वान ने ऊपर बादलों से ढके आसमान को देखते हुए ढीठपन से कहा, यूतियान रखते हैं। मैं और ये डाइंग उसकी बात सुनकर रह गए। ये नाम बहुत बड़ा था। मैंने फटाफट नाम बदलकर झानतियान रखा, जो थोड़ा सामान्य और दमदार था। ये डाइंग ने खुशी खुशी हां कर दी। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए टीम के पद बांट दिए। मैं बेशर्मी से कैप्टन बना, हुआंग क्वान वाइस कैप्टन और ये डाइंग दुखी होते हुए डिवीजन कैप्टन। मैं मुंह से बोल रहा था कि मैं एकाधिकार नहीं चलाऊंगा, सुझावों का स्वागत है। हुआंग क्वान ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए सोचा, तूने नाम और पद दोनों अपने मन से बांट लिए, फिर हम क्या कहें? ये डाइंग खुशी से ताली बजा रहा था। उसने कहा कि वो पूरी तरह मेरी सुनूंगा। हुआंग क्वान उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, तेरे पास तो एक भी आदमी नहीं है, किस बात की खुशी? मैंने ये डाइंग के कंधे पर हाथ रखते हुए वादा किया कि उसे एक एंटी टैंक बैरेट दिलाऊंगा। इस तबाही के जमाने में अकेले रहना नामुमकिन था। मैंने पहले ही भविष्य के इस धरती के सबसे ताकतवर योद्धा हुआंग क्वान का लोहा मान लिया था और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था। वो इस अराजक दुनिया में मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता था जिसमें लोग कम हों, लेकिन दुनिया में टहलका मचाने की ताकत हो। इस कमजोरों को खाने वाले अराजक जमाने में अपनी एक लकीर खींचनी थी। इस मशीनी युग में जहां हर कोई अपनी ही जंग लड़ रहा था, वहां एक ताकतवर खिलाड़ी ही सबसे आगे रह सकता था।
क्विंगजोउ जाते हुए हमें यांगचेंग से होकर गुजरना था, जो हान डोंग की मुख्य सेना का अड्डा था। 2 दिन बाद दोपहर में हम तीनों यांगचेंग से 10 किलोमीटर दूर हानजियांग ब्रिज पर पहुंचे। सामने से आ रही ठंडी हवा से हड्डियां कांप रही थीं। ये डाइंग 100 मीटर लंबे पुल पर खड़ा होकर नीचे लहराती नदी को देख रहा था। उसने कहा, यही यांगचेंग जाने का सबसे करीबी रास्ता है, लेकिन यहां कोई नहीं है। पुल के सिरे पर एक चेतावनी बोर्ड लगा था, सावधान, नदी में राक्षस। पिछले 2 दिनों में हमने हानडोंग के बाकी इलाकों में बड़े लोहे के जानवरों का सफाया कर दिया था। इस बोर्ड को देखकर हमें डर नहीं बल्कि उत्साह हुआ। ये डाइंग को नदी के पानी में एक बड़ी काली परछाई दिखी। मैंने ऑर्डर दे दिया, पुराने तरीके से काम करो। हुआंग क्वान पुल को देखकर बड़बड़ाने लगा कि कहीं ये गिर न जाए और ये पानी में डूब जाए। मैंने उसे गाली देते हुए कहा कि अभी यहीं पानी में फेंक देता हूं।